हेलो फ्रेंड्स, 26 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 15 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है माओविस्ट। तो जो रिसेंट हमने देखा अटैक ऑन द सीआरपीएफ पर्सनल, ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में हुआ। इसमें 25 सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई, 7 क्रिटिकली इंजर्ड भी है। तो यहाँ पे ये न्यूज सामने आई है, सीनियर होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा है कि यहाँ पे विलेजर्स को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज किया गया था। ह्यूमन शील्ड्स मतलब अपने सामने अपने आप बचाव करने के लिए ह्यूमंस को, कॉमन विलेजर्स को यहाँ पे यूज किया गया था बाय द माओइस्ट्स। तो ये जो सीआरपीएफ पर्सनल पे भी अटैक हुआ था, ये एक्चुअली प्रोटेक्शन दे रहे थे जो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे, उनको ये प्रोटेक्शन दे रहे थे और ये अटैक हुआ। तो ये यहाँ पे ये छत्तीसगढ़, जो उड़ीसा से बॉर्डर, ये छत्तीसगढ़ में सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये अटैक हुआ। फिर अगला न्यूज आइटम है मालेगांव ब्लास्ट, साध्वी प्रज्ञा ग्रांटेड बेल। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बेल दे दी है। वो की अक्यूज्ड है इन 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस। तो ये 2008 सितंबर में यहाँ पे मालेगांव, नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे स्ट्रैप करके बॉम्ब था जो ब्लास्ट हुआ। 6 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तो इस केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अक्यूज थी और ये 8 साल से जेल में है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट की है। स्पेशल एनआईए कोर्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेरर रिलेटेड केसेस वो देखते, तो स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उनकी बेल प्ली रिजेक्ट की थी, पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। को अक्यूज जो है प्रसाद पुरोहित, जो जेल में, उनकी बेल प्ली को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो ये भी अक्यूज है इस केस में, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इनके अगेंस्ट जो चार्जेस है वो सीरियस है, इनको बेल नहीं मिल सकती। तो ये केस है मालेगांव ब्लास्ट केस। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना फॉर गवर्नमेंट लेवल टॉक्स ऑन बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। तो बीजिंग, चाइना इसको काफी पुश कर रहा है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया, बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना कहती है कि ये डायलॉग्स ट्रैक 1 ऑफिशियल डिप्लोमेसी से इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे जाना चाहिए। तो ये बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने कई बार डिस्कस किया है। तो ये कुनमिंग चाइना से स्टार्ट होके म्यांमार से पास होगा, इंडिया में या मणिपुर या इम्फाल से, सिलचर से पास होके ये बांग्लादेश से फिर से इंडिया आएगा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में एंड होगा। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। चाइना चाहती है कि ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी से अब इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे जाए। तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होता है जब ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, डिसीजन मेकर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब के ऑफिशियल लेवल पे हो रहा है। अब वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स के लेवल पे यहाँ पे डिस्कशंस किए जाए। तो चाइना इज गिविंग अ पुश के बीसीआईएम का इकोनॉमिक कॉरिडोर जल्दी टेक ऑफ करे, यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो। तो ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी वो होती है जिसके अंदर एलिट्स इन्वॉल्व है, मतलब इन्फ्लुएंशियल पीपल इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, तो उसको ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहते हैं। तो ये इवन अनदर टर्म जो आता है वो होता है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। तो उसका मतलब होता है कि ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी भी होता है जब कॉमन पीपल, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होता है, तो उसको ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहते हैं। तो ये चाइना इस प्रोजेक्ट को पुश दे रहा है। तो इंडिया को कंसर्न है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इतना डेवलप नहीं है और कुनमिंग इज अ वेल डेवलप्ड रीजन। तो ये कंसर्न इंडिया का भी है, बट ओवरऑल इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हमको कनेक्टिविटी भी मिलेगा विथ द नॉर्थ ईस्ट एंड द मेनलैंड इंडिया। तो इसीलिए हम इसको गो अहेड देंगे, कितना डेवलपमेंट फर्दर क्या होते हैं हम देखेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है ओडिशा फेमस टाइगर डांस लूजिंग इट्स चार्म फॉर मेनी। तो ये बाघ नाच, जो टाइगर डांस है फेमस उड़ीसा का, तो ये गंजम रीजन जो है कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में और गंजम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे होता है। तो ये बायनियल ठाकुरानी जत्रा फेस्टिवल है, तब ये बाघ नाच किया जाता है। तो बायनियल मतलब के 2 साल में एक बार। तो ये फेस्टिवल में जो इन्वॉल्व होते हैं डांस फॉर्म में, वो अपने बॉडी पे टाइगर पेंट करके डांस करते हैं। तो चिल्ड्रन पीपल इन्वॉल्व, ऐसे वो डांस होता है। तो ये डांस फॉर्म का डेवलपमेंट अब अफेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो फोक डांस फॉर्म है, ट्राइबल्स का डांस फॉर्म है ये। इट्स पेइंग ट्रिब्यूट टू गॉडेस बुझी ठाकुरानी। फिर अगला न्यूज आइटम है मंकी फीवर किल्स 1 इन गोवा।
तो ये है कैसनर फॉरेस्ट डिजीज, इसको मंकी फीवर भी कहते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसकी वजह से डेथ एक कर्नाटका में भी हुई थी और गोवा के रिलेटेड भी हमने इसको पहले डिस्कस किया है। तो अभी न्यूज है कि एक और डेथ हो गई कैसनर फॉरेस्ट डिजीज से गोवा में। तो ये 5 डिजीज की वजह से डेथ हो चुकी है गोवा में सिंस 2015। तो ये कैसनर फॉरेस्ट डिजीज है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस की वजह से स्प्रेड होता है और ये वायरस पलता है इन द टिक। तो ये टिक इंसेक्ट जो होती है इसके थ्रू ये पास होता है और ये टिक्स प्रेजेंट होती है बॉडीज पे, ये जो एनिमल्स है, कॉमन एनिमल्स, रैट है, मंकी है, तो इनके थ्रू, इनके कांटेक्ट में जब इंडिविजुअल्स ह्यूमंस आते हैं तो ये टिक बाइट से ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है। तो ये इसलिए इसको मंकी फीवर भी कहते हैं। तो ये कैसनर फॉरेस्ट डिजीज वायरल इन्फेक्शन, इसकी वजह से डेथ्स हो रही है इंडिया में, वो न्यूज सामने आई है। अगला न्यूज आइटम है इंडिया अश्योर्स नेपाल ऑफ हेल्प विथ पोल्स। तो नेपाल जो एक मोनार्की थी अब डेमोक्रेसी बन रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी उन्होंने बनाया था अपना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो फुलफिल नहीं कर पाई, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज किया है। तो अब 3 फेज इलेक्शंस किए जाएंगे, मतलब लोकल लेवल, प्रोविंशियल लेवल और सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस हो गए नेपाल में। तो ये मधेसी पॉपुलेशन जो है ये प्लेन्स में रहते हैं, तो मधेसी पॉपुलेशन यहाँ देख सकते हैं, प्लेन्स जो है मधेस, यहाँ पे 22 डिस्ट्रिक्ट है नेपाल की 75 में से, वहां पे ये मधेसी पॉपुलेशन रहता है। ये 17% ऑफ नेपाल्स एरिया कवर करते हैं, मतलब एरिया वाइज 17% रीजन में ये रहते हैं। ये जो रीजन है साउथ ऑफ नेपाल, तो ये इंडिया से बॉर्डर के पास, यहाँ पे मधेसी पॉपुलेशन रहता है जो इंडिया से भी क्लोज है क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन है। और बाकी का जो हिली रीजन में यहाँ पे जो पहाड़ी पॉपुलेशन रहता है तो वो मेजर एरिया कवर करता है, पर एरिया 17% ये कवर करते हैं, बट पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे प्लेन्स में लोकेटेड है नेपाल में। और ये मधेसीज एजिटेट कर रहे थे, फिलहाल उनके प्रोटेस्ट चल रहे थे क्योंकि उनको जो बाउंड्रीज बनाई गई है, प्रोविंशियल बाउंड्रीज, वो उनसे खुश नहीं है, उनको वो रीड्रॉ करनी थी। तो ये डिमांड उनका है और उन्होंने कहा था ये किया जाएगा तभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, पर अब उन्होंने ये पार्टिसिपेट करने को रेडी हो गया है। वो बाउंड्रीज बाद में, मतलब वो उनका डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, पर उन्होंने अग्री किया है कि अब वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 2 दिन पहले डेवलपमेंट हुई, उसके 2 दिन बाद इंडिया ने भी अनाउंस किया कि नेपाल के इलेक्शंस में हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, इवन सिग्निफिकेंट इलिटरेट पॉपुलेशन भी है, फिर भी हमने इतने सालों से इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमने कंडक्ट किए हैं। तो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम इज प्रेज्ड, इसकी तारीफ की जाती है अब्रॉड। तो इसीलिए इंडिया बाकी कंट्रीज को हेल्प करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, तो हमने नेपाल को भी फुल सपोर्ट कहा है कि हम उनको देंगे ऑल पॉसिबल हेल्प। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने फाइनेंशियल सपोर्ट अश्योर किया है नेपाल को फॉर द लोकल लेवल इलेक्शंस। तो ये भी न्यूज में आया था, हमने डिस्कस किया। तो ये नेपाल के बारे में है। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट सीक्स कॉमन लॉ अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर कैटल स्मगलिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब गवर्नमेंट से कहा है कि जैसे क्रॉस बॉर्डर कैटल स्मगलिंग होती है, इसलिए रूल्स फ्रेम आउट किए गए फॉर नेपाल कि इंडिया नेपाल के बीच में या क्रॉस बॉर्डर कैटल स्मगलिंग ना हो, यही रूल्स एक्सटेंड किए जाए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के साथ भी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा है। तो ये लॉज रूल्स है, यूनियन लॉ मिनिस्टर ने ही नोटिफाई किए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही। और एक और पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ये एक इनिशिएटिव भी पुट फोर्थ किया है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स दिए जाएंगे कैटल को। तो ये हमने कल न्यूज में देखा था, तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है। तो दैट इज ऑल्सो टू टैकल कैटल स्मगलिंग इवन विद इन द कंट्री एंड इवन अब्रॉड। फिर अगला न्यूज आइटम है सर्जिकल स्ट्राइक्स हियर टू स्टे। तो इंडिया का लेटेस्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन सामने आया है, जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये जॉइंट डॉक्ट्रिन है जो ये 2006 में फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री डॉक्ट्रिन आया था, और ये जो लेटेस्ट जॉइंट डॉक्ट्रिन है इसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स को भी ऐड किया गया है। तो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट किए इवन अक्रॉस द बॉर्डर। तो टेररिस्ट अटैक्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए हम सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, ये अभी स्पेसिफिकली डॉक्ट्रिन में मेंशन किया गया है। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होते हैं कि फुल ऑन अटैक ना हो, जहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है वो टेररिस्ट को ही अटैक करने के लिए स्पेसिफिक उनको परस्यू किया जाए। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने जो रिसेंटली किया था वो अगेंस्ट पाकिस्तान था, जो बहुत न्यूज में आया था। और उसके अलावा उससे पहले भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है म्यांमार में, वो भी काफी न्यूज में आया था, कंट्रोवर्शियल हुआ था, क्योंकि इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो टेररिस्ट होते हैं सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, वो यहाँ अटैक करके वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे
शेल्टर ले लेते हैं ज्वाइनिंग कंट्रीज में। तो म्यांमार में भी ऐसे टेररिस्ट कैंप्स है, तो हमने उनको परस्यू करके वहां पे म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में उनको एलिमिनेट किया था। तो ये इसके बारे में बाद में जब गवर्नमेंट ने ओपन में इसको डिक्लेयर किया और इसके बारे में बोस्ट किया, तो म्यांमार गवर्नमेंट को उसमें दिक्कत आई, बिकॉज डिप्लोमेटिकली ये सही चीज नहीं थी करने के लिए। और ऐसे अटैक्स हमने म्यांमार में पहले भी किए थे, और सिंस इट इज अगेंस्ट टेररिस्ट, तो दो म्यांमार की सोवरेनिटी है, उनकी कंट्री में आप एंटर करके अटैक्स नहीं कर सकते, पर म्यांमार ऑल्सो अंडरस्टूड, सो इट्स डिप्लोमेटिकली हैंडल। बट अगर उसको बोस्ट किया जाता है तो दिक्कतें आती है। तो ये एक चीज थी। और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो काफी न्यूज में था, प्रोमिनेंट है, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। तो ये एक चीज है। दूसरी एक पॉइंट ये जॉइंट डॉक्ट्रिन में लाई गई है, वो है रिगार्डिंग इंटीग्रेशन, कि आर्म फोर्सेस इंटीग्रेशन पे भी काफी एम्फेसाइज किया जा रहा है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जॉइंट ऑपरेशंस भी हो तो वो फंक्शन कर सके। तो इसके लिए ट्रेनिंग में, मैनेजमेंट, पर्सपेक्टिव प्लानिंग में कॉपरेशन, इंटीग्रेशन किया जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया श्रीलंका स्लिप ऑन ऑयल ट्रेड डील्स। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में अब दो की इश्यूज प्रोमिनेंट आए हैं, और ये काफी टाइम तक न्यूज में रहने वाले, क्योंकि इनके ऊपर अभी तक कोई फाइनल डेवलपमेंट्स नहीं हुए, और इनको दोनों को श्रीलंका में काफी स्ट्रांगली अपोज किया जा रहा है। तो फर्स्ट है रिगार्डिंग त्रिनकोमाली पोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये त्रिनकोमाली पोर्ट है श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट पे। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि श्रीलंका चाहती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंडिया करे। तो हम्बनतोटा पोर्ट जो है, कोलंबो पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है पूरा ये चाइना इन्वेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे ऑन दी ईस्ट कोस्ट एक्चुअली ऑफ श्रीलंका, ये त्रिनकोमाली पोर्ट में हम श्रीलंका चाहती है कि इंडिया इन्वेस्ट करे। तो ये यहाँ पे एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं। तो इसके लिए इंडिया के साथ एमओयू डील साइन करने की स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ट्रिनकोमाली में ट्रिनको ऑयल स्टोरेज प्रोजेक्ट भी है, तो इसके ऊपर भी निगोशिएशंस 2003 से चल रहे हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाए। और ये ट्रिनकोमाली अपर ऑयल टैंक फार्म है, यहाँ पे 84 टैंक्स है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टैंक्स है यहाँ पे श्रीलंका में। तो इंडिया को श्रीलंका हैंड ओवर करना चाहती है ऑल दीज टैंक्स, एक्सेप्ट एटलीस्ट 10 वो अपने खुद के यूज के लिए रखेंगे, बाकी वो हैंड ओवर करना चाहती है कि इंडिया इसको डेवलप करे, इनको ऑपरेट करे। तो इसके ऊपर श्रीलंका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और अपोजिशन पार्टीज है वहां पे वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। इवन जो ऑयल सप्लायर्स, ऑयल यूनियन वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, डे लॉन्ग स्ट्राइक चला, उसको फिर निगोशिएशन से उनको स्टॉल किया गया, उनको स्टॉप किया गया। तो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी कह रही है कि इंडिया के हाथ में पूरा एनर्जी जो है, एनर्जी कॉर्पोरेशन, एनर्जी रिसोर्सेज जो है कंट्री के, श्रीलंका के, वो इंडिया के हाथ में चले जाएंगे, इंडिया के कंट्रोल में आ जाएंगे, इसलिए वो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो कंट्रोवर्शियल इशू है वो है रिगार्डिंग ETCA, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन अग्रीमेंट। तो ये एक्चुअली इंडिया और श्रीलंका का FTA है, 2000 में हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया, अब हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इसको नाम दिया गया है ETCA। तो यहाँ पे ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में अब सिर्फ गुड्स नहीं, इसके अलावा सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल ट्रेड भी कवर किया जाएगा। तो इसके निगोशिएशंस में भी काफी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, बिजनेसमैन से आ रही है। तो इसके ऊपर भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो इंडियन टीम है, कॉमर्स मिनिस्टर ऑफिशियल ने कहा है कि एक इंडियन टीम श्रीलंका में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि क्यों, क्या इश्यूज है, दिक्कत है। तो निगोशिएशन चल रहे हैं कि इसके डिफरेंसेस को भी हम ईज आउट कर सके, क्लियर कर सके। तो ये दो इश्यूज है। ये त्रिनकोमाली पोर्ट है श्रीलंका के ईस्ट कोस्ट पे। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना बैन्स मोहम्मद, जिहाद, मदीना एज बेबी नेम्स। तो चाइना में ये वेस्टर्न रीजन है, जिनयान रीजन। तो ये जिनयान प्रोविंस में उइघुर मुस्लिम्स रहते हैं, तो मोर देन 10 मिलियन उइघुर मुस्लिम्स है। तो इनके अगेंस्ट चाइना ने अब और एक स्टेप लिया है। तो यहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी स्ट्रांग है, तो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स भी यहाँ फंक्शन करते हैं। चाइना के ऊपर ये भी एलिगेशंस जाते हैं यहाँ से कि वो हैंड चाइनीज पॉपुलेशन यहाँ सेटल करना चाहते हैं, ताकि इसका रीजन का डेमोग्राफिक भी चेंज किया जा सके, वो एक चीज है। उसके अलावा काफी सारे कर्ब्स भी इनके ऊपर लाया गया है पॉपुलेशन पे। और जो लेटेस्ट अब स्टेप लिया गया वो ये है कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते हैं, उइघुर मुस्लिम्स, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाया गया है कि ये लिस्ट ऑफ नेम्स दिए गए, ये नेम्स वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते। तो ये नाम है जैसे कि मोहम्मद, अरफत, मुजाहिद, जिहाद, मदीना, तो ये नेम्स नहीं दे सकते। तो जिहाद, मुजाहिद नेम समझते, अराउंड 2 डजन से ज्यादा नाम है ये। तो ये मोहम्मद नाम, मोहम्मद इज द नेम ऑफ द प्रॉफिट,
इन इस्लाम। तो इन जिहाद वगैरह नाम के साथ ये नाम भी साथ में डालना, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स पॉपुलेशन यहाँ पे एजिटेटेड है। और इसीलिए वो कहते हैं कि सिंस चाइना उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म फ्लरिश करता है, उनको ये फ्यूल मिलता है, उनको ये फॉडर मिलता है। और चाइना का क्लेम ये होता है कि क्योंकि यहाँ इस्लामिक टेररिज्म इतना स्ट्रांग है, इसीलिए ये कर्व्स रिस्ट्रिक्शंस लाए जा रहे हैं। तो वही है, वेदर इट प्रूव्स काउंटर प्रोडक्टिव कि ये बेनिफिशियल होगा वो अलग बात है। पहले भी इनके यहाँ पे बैन लाया गया है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बैन लाया है कि लॉन्ग बियर्ड्स और व्हील्स पब्लिक प्लेसेस में अलाउ नहीं होती। तो ये है जिनयान रीजन चाइना में। फिर अगला न्यूज आइटम है नीति आयोग मूव्स टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम। तो नीति आयोग ने अब सजेस्ट किया है कि एग्रीकल्चर इनकम को भी इंडिया में टैक्स करना चाहिए। तो अब तक एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेशन से, पर्सनल इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड थी, तो इसीलिए ये सजेशन लाया गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चरल इनकम बता के काफी सारे लोग अपना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं भरते, तो टैक्स इवेजन किया जाता है। तो ये एक रीजन भी दिया गया है। तो इंडिया में एक्चुअली टैक्सेशन बेस जो है वो काफी लेस है। तो डायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि पर्सनल इनकम टैक्स काफी कम लोग पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सभी को पे करना पड़ता है। जैसे जीएसटी है, तो गुड्स पे जो टैक्स होते हैं वो जो भी कंज्यूम करते हैं सब लोगों के टैक्सेस तो जाते हैं। तो ये पर्सनल इनकम टैक्स जो है ये फाइल इनकम टैक्स नॉमिनेशन, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने भी सिर्फ अराउंड 3.6 करोड़ पॉपुलेशन फाइल करता है, और इसमें से अराउंड 1.91 करोड़ पे करते हैं। मतलब ओनली 1.5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक्चुअली इनकम टैक्स पे करती है। तो ऑफकोर्स इंडिया का टैक्स बेस काफी नैरो है, इनकम टैक्स बेस तो वो है। और रूरल हाउस होल्ड काफी ज्यादा है, 2/3 ऑफ द हाउस होल्ड इंडिया में रूरल हाउस होल्ड है। और रूरल इनकम मतलब मेजरली एग्रीकल्चर इनकम होती है, इसलिए वो पर्सनल इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो ये है एक सजेशन टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम। अगला न्यूज आइटम है लास्ट मेल व्हाइट राइनो सीक्स हेल्प फ्रॉम डेटिंग ऐप। तो ये वर्ल्ड का लास्ट नॉर्दर्न व्हाइट राइनो अब है जो अलाइव है, उनका नाम है सुदान। तो इनको नाम दिया गया है द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द वर्ल्ड। तो एक कैंपेन ये कीनियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे प्रमोट कर रही है। उनको टिंडर डेटिंग ऐप जो है उसके ऊपर भी उनको ऐड किया गया है, ताकि यहाँ पे उनको फंडिंग मिल सके, एफर्ट्स उनको डाल सकते हैं टू प्रिजर्व दिस नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। तो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो सदर्न व्हाइट राइनो है वो थ्रेटेंड नहीं है, पर नॉर्दर्न व्हाइट राइनो जो है ये थ्रेटेंड है। 3 ही बचे, मेल 1 है और बाकी 2 फीमेल्स है। तो ये यहाँ पे ब्रीडिंग नेचुरली करने की कोशिश नाकामयाब रही है, इवन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। तो अब वो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, और इसीलिए वो फंड रेज करना चाहते हैं। तो ये स्पीशीज नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब 3 ही, इसके पॉपुलेशन में 3 ही बचे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट स्लैप्स 1.4 करोड़ फाइन ऑन डॉग्स फॉर मेडिकल असाइलम। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 70 लाख ईच फाइन डाली है। 2 डॉक्टर्स थे जिनको गिल्टी माना गया, बिकॉज ये हरियाणा के पहले एमएलए रह चुके, उनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया था, पर उनको मेडिकल असाइलम दिया गया, मतलब उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया था फॉर 527 डेज, मतलब 2 साल, a little less than 2 years। तो ये कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं था, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, तो इसके लिए ये फाइन इम्पोज किया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है एनजीटी नोटिस ऑन अनरेगुलेटेड चॉपर सर्विस इन केदारनाथ। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस इशू किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को वगैरह, कि यहाँ जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज ऑपरेट की जाती है उसकी वजह से यहाँ फ्लोरा फोना इफेक्ट होता है। तो ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काफी क्लोज है, ये इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे जो स्पीशीज है उनके प्रिजर्वेशन में दिक्कत आएगी। तो हेलीकॉप्टर्स इसीलिए फ्लाई की जाती है क्योंकि यहाँ केदारनाथ श्राइन जो है, तो यहाँ पे जो विजिटर्स पिलग्रिम्स जाते हैं, तो यहाँ 16 किलोमीटर ट्रैक है जो पास करना होता है टू विजिट केदारनाथ श्राइन। तो ये ट्रैक जो नहीं पास करना चाहते वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज यूज करते हैं। तो इसकी वजह से, हेलीकॉप्टर सर्विसेज की वजह से यहाँ पे दिक्कतें हो रही है इन कंजर्वेशन, इसीलिए यहाँ पे रेगुलेशन लाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर इशू किया, ये नोटिस इशू किया। तो ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एंडेंजर्ड रेयर स्पीशीज है वो यहाँ मेंशन्ड है, 2 प्रोमिनेंट है, एक है मस्क डियर और हिमालयन थार। तो हिमालयन थार एक टाइप ऑफ वाइल्ड गोट है। तो ये है केदारनाथ इन उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर लास्ट न्यूज आइटम है
NTCA orders exclusion of tribal rights in critical tiger habitats. So नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अब ऑर्डर दिया है कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 का, उसके अंदर उनको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे इन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स। तो ये एक्चुअली मतलब टाइगर्स मतलब कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और ट्राइबल्स राइट्स दोनों को साथ में लेकर चलने के लिए ये एक्ट था 2006 का। तो इसके अंदर प्रोविजंस है, पर अब ये ऑर्डर कहते हैं कि ये प्रोविजंस नहीं एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली एविडेंस है कि काफी ट्राइबल्स ने असिस्ट किया है टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज करने में। जैसे दो एग्जांपल्स है, एक है सोलिगा ट्राइब, ये बीआरटी टाइगर रिजर्व कर्नाटका में इन्हें प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, और बैगास ट्राइब है जिन्होंने कन्हा नेशनल पार्क एमपी में प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। तो ये दो केसेस भी है, इसीलिए स्टेप्स लेना चाहिए कि टाइगर कंजर्वेशन ट्राइबल राइट्स को अपहोल्ड करते हुए आगे जाए। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।